गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो, यहाँ तक पढ़ लिया था ना। वीर्य लक्षण दो प्रकार के हैं। वीर्य के लक्षण पढ़ते हैं अब क्या है। ठीक है, देखो आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? बोलो भाई, आवाज मिल रही है या नहीं? क्लियर है सर, क्लियर है। मिल रही है सर, क्लियर है। आवाज जा रही है या नहीं जा रही तुम लोगों के पास? आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। ओके है सर, बिल्कुल ओके है सर, बिल्कुल। सुनाई नहीं दे रही तुम्हारी आवाज। अच्छा, सर, हमें आ रही है सर आपकी। ठीक है, ठीक ठीक आएगी। ओके ओके ओके। देखो जरा, वीर्य के लक्षण आए हैं तो दो प्रकार का वीर्य हमने पढ़ा, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। तो वो क्या करता है शरीर में जाके, तो सबसे पहले उष्ण वीर्य का काम बताया है। तत्र उष्ण, जो उष्ण वीर्य है वो भ्रम, तृष्णा, ग्लानि, स्वेद, दाह, आशु, पाकिता। ठीक है, वो क्या करता है? भ्रम करना, प्यास लगाना, ग्लानि, स्वेद, दाह, आशु, पाकिता, शीघ्र पचा देना। ठीक है, भोजन को शीघ्र पचा देना, ये जो है वो उष्ण वीर्य करता है। ठीक है, और क्या करता है? समम च वात कफियो करोति। समम मतलब शांत करता है, समन करता है किसका? वात दोष का और कफ दोष का। ठीक है, यानी जो उष्ण वीर्य है, जो उष्ण वीर्य वाले द्रव्य हैं वो क्या करते हैं? भ्रम, प्यास का लगाना, ग्लानि, स्वेद, दाह, आशु, पाकिता यानी शीघ्र पाक करते हैं। और फिर लास्ट में लिखा है कि समन च वात कफियो, और वात और कफ दोषों का समन करते हैं। शिशिर पुनः, और शीत को भी शांत करते हैं। अब शीत वीर्य क्या करता है? आह्लादन, मन को प्रसन्न करने वाला, जीवनम, जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाला, स्तंभन, स्तंभित करने वाला, रोकने वाला, और प्रसादम, रक्त पित्त, रक्त पित्त का प्रशमन करने वाला, रक्त पित्त को शांत करने वाला। ये जो है क्या है? ये शीत वीर्य के लक्षण है। ठीक है, तो वीर्य हो गए दो प्रकार के और अष्ट प्रकार के। तो मेनली दो प्रकार के माने हैं वाघ भट्ट ने, तो दोनों प्रकार के वीर्यों को जो है बता दिया। अब देखो विपाक, जो बार बार पूछते थे, मैं कह रहा था आगे भी आएगा, और विपाक का पूरा चैप्टर आपको जो है वो फिजियोलॉजी में भी दिया है। ठीक है, तो देखो लिखा है जठरे अग्निना, जठर अग्नि के संयोग से, योगात योगात उद्यतित रस, जो रस उत्पन्न होता है, अनंतरम उससे अलग, रसानाम परिमाण अंते, यानी जठरग्नि के संयोग से जब रस युक्त आहार का पाक होता है, ठीक है, उसके बाद जो आहार रस उत्पन्न होता है उससे अलग जो रस उत्पन्न होता है, रसानाम परिमाण अंते, रसों के आहार से, स विपाक इति स्मृत है। ठीक है, उसी को विपाक कहते हैं। ठीक है, उसी को विपाक कहते हैं, विपाक को विशिष्ट पाक भी कहते हैं। इसको समझाने के लिए उक्त श्लोक में रसानाम पद दिया है, लिखा। उसके बाद फिर कहा है कि उसके बाद खाए हुए आहार का जब जठरग्नि से पुनः पाक होकर जो दूसरा रस उत्पन्न होता है उसको विपाक अर्थात विशिष्ट पाक कहते हैं। ठीक है, विपाक के भेद देखो क्या, कैसे द्रव्यों का, हालांकि पहले भी बता चुका था, 3 प्रकार के सूत्र 1 में पहले वाली चैप्टर में बताया था। ठीक, विपाक रस भेद। अब रस भेद के विपाक, तो जो मधुर रस वाले द्रव्य होते हैं और लवण रस, इन दोनों का विपाक जो है वो मधुर होता है। ठीक है, अमल का विपाक अमल होता है, और बाकी तीनों रस, तिक्त, कटु, कसाय रसों का विपाक जो है वो कटु होता है। ठीक है, तो लिखा कि स्वादु, मधुर, पटु, ये लवण के लिए वर्ड आया है। ठीक है, पटु जो है लवण, लवण रस के लिए। मधुरो मधुर होता है, अम्लो अमल, अमल का अमल होता है। फिर लिखा है कि तिक्त उष्ण कसायना पराय विपाक है, पराय से कटु।
और तिक्त कटु कषाय रसों का विपाक जो है वो कटु होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। विपाक किसका क्या क्या होता है? 3 प्रकार का विपाक होता है। मधुर, मैंने पहले भी आपको बताया था, अम्ल और कटु विपाक, 3 प्रकार का विपाक है। मधुर और लवण रस का मधुर विपाक होता है, अम्ल रस का अम्ल विपाक होता है, कटु तिक्त कषाय का कटु विपाक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो जरा, रस वीर्य विपाक प्रभाव। ठीक है, रस वीर्य विपाक और प्रभाव। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्या लिखा गया है, रसौ रसौ तुल्य फल तत्र द्रव्यम शुभम ऐसो किंचिद रसन कुरुते कर्म पाकेन च अपरम गुणांतरेण वीर्यन प्रभावेन किंचित। पढ़ते हैं एक बार श्लोक, देखो क्या लिखा है। ठीक है, कि विपाक का फल मूल आहार रस के समान ही फलदायक होता है। यानी जैसे रस फलदायक होता है वैसे ही फल विपाक देता है, किंतु उसमें भी द्रव्य अपने विशिष्ट लक्षण इस प्रकार होते हैं। जैसे कोई द्रव्य दोष समन के रूप में कर्म करने के कारण शुभ होता है, कोई द्रव्य दोष प्रकोपन करने के रूप में कारण अशुभ होता है। वो कहते हैं कि विपाक का फल जो होता है, जो आहार रस होता है ना, जैसे मधुर आहार रस का जो फल होता है वैसे ही फल विपाक का भी, मधुर विपाक का भी होगा, वैसे ही सेम उनका जो है फल होता है। लेकिन लिखा कि कोई द्रव्य जो है दोष समन के रूप में कार्य करता है, ठीक है, वो शुभ होता है। ठीक है, उसको शुभ बोलते हैं कि दोष समन कर रहा है, वो आपके जो दोष कुपित हुए बॉडी में। और कोई जो है द्रव्य दोष प्रकोपन रूप में कर्म करने के कारण अशुभ होता है, कोई दोष प्रकोप कर रहा है तो अशुभ। उसमें भी कोई द्रव्य मधुर रस आदि रस से काम करता है, कोई विपाक से काम करता है, कोई गुण से काम करता है, कोई वीर्य से काम करता है, कोई प्रभाव से ही काम करता है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे द्रव्य हैं अलग अलग, ठीक है, कोई द्रव्य रस से काम करने वाला होता है, ठीक है, कोई द्रव्य उसके वीर्य से काम करने वाला होता है, कोई द्रव्य वीर्य से काम करने वाला होता है, और जो है कोई रस से काम करने वाला, कोई वीर्य से, कोई विपाक से काम करने वाला होता है, और कोई उसके गुण से काम, जैसे गुरु आदि गुण से काम करने वाला होता है। ठीक है, यानी बॉडी में, शरीर में जब हम कोई औषध द्रव्य खाते हैं तो किसी औषध द्रव्य का उसके रस से इफेक्ट होता है, किसी औषध द्रव्य का उसके वीर्य से इफेक्ट होता है, ठीक है, किसी औषध द्रव्य का उसके गुण से इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं एग्जांपल आएंगे आपको बताऊंगा। जैसे कि आंवला है, ठीक है, आंवला है, ठीक है, आंवला है, आंवले का रस कैसा होता है? आंवले का रस क्या हुआ, कैसा होता है आंवला? मीठा होता है सर। अम्ल रस होता है, ठीक है, मेन रस उसमें अम्ल खट्टा होता है। ठीक है, तो आंवला आम्लक है, मेन अम्ल रस। तो अम्ल रस होने के कारण उसमें प्रधान रस अम्ल होता है, ठीक है, प्रधान रस जो है अम्ल होता है, तो उसके कारण उसको पित्त को प्रकोपित करना है। ठीक है, उसको एक तो अपने माइक को ऑफ रखा करो, ठीक है, क्लास के टाइम ध्यान रखा करो कि ऑफ रहे, डिस्टरबेंस होती है। ठीक, मैं बता रहा था आंवले का एग्जाम्पल। आंवला जो है वो क्या होता है, वो अम्ल होता है, ठीक है, यानी उसको पित्त प्रकोपित करना चाहिए, क्योंकि अम्ल रस तो पित्त को कुपित करता है, पित्त को बढ़ाता है, जबकि वो पित्त को शांत करता है। आंवला क्यों शांत करता है? क्योंकि वो शीत वीर्य है। तो यहाँ इसने रस से कार्य नहीं किया, यहाँ इसने किससे कार्य किया? अपने वीर्य से कार्य किया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, यानी जो क्या है अपने गुण से। अब जैसे सैंधव लवण है, लवण है नमक, ठीक है, लवण है सैंधव, लघु है, रुक्ष है, उष्ण है, ठीक है, ऐसे करके लवण जनरली। लेकिन सैंधव लवण जो है वो शीत है, वो अपने वीर्य से काम करने वाला होता है, उसके गुण से काम नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे द्रव्य, जो कुछ द्रव्य गुण से करते हैं, कुछ अपने रस से करते हैं, और कुछ वीर्य से करते हैं, और कुछ प्रभाव से करते हैं। जो ना रस से कर्म करेगा, ना विपाक से, ना गुण से, जो उनके गुणों में उनमें उसका कोई नहीं, वो उसका अपना प्रभाव होता है। जैसे मैंने बताया था कि भाई खदीर जो है वो कुष्ठ को हरता है, ठीक है, खदीर कुष्ठ को हरता है, इसके गुण और रस ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कुष्ठ को ठीक, लेकिन इसका प्रभाव है कि ये कुष्ठ से ठीक करता है। ठीक है, ये प्रभाव होता है, जिसमें न रस काम करता है, न विपाक काम करता है, न गुण काम करता है, न वीर्य काम करता है। फिर से मैं बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जो अलग अलग औषध द्रव्य हैं, ठीक है, हमारे पास जितने भी औषध द्रव्य हैं, उनमें से कुछ जो अपने शरीर में जो कार्य है वो उनके रस के द्वारा होता है, कुछ एक का विपाक से होता है, कुछ का गुण से होता है, और कुछ का वीर्य से होता है। और कुछ औषध द्रव्य हैं, जैसे मणि धारण है,
ये मणि को हम धारण करते हैं, ठीक है, इसको तो हम खाते नहीं है, तो वो कैसे अपने बॉडी में प्रभाव करेगी, कैसे वो रोगों को ठीक करेगी, तो वो अपने प्रभाव से रोगों को ठीक करती है, ये उसका प्रभाव है, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीजें औषधियों को धारण करने के लिए बताया है, ठीक है। औषधियां जब धारण करते हैं शरीर पे, या जो खाते नहीं है, तो वो अपने प्रभाव से कार्य करते हैं, उसमें न उनका रस, न उनका गुण, न उनका वीर्य विपाक कुछ काम नहीं आता है। इसलिए कहा है कि कुछ अपने रसों से काम करते हैं, कुछ अपने विपाक से काम करते हैं बॉडी में, और कुछ अपने जो है गुण से काम करते हैं। आगे आगे जैसे जैसे एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द्रव्यों का स्वाभाविक बल। देखो अब क्या कहा है कि क्योंकि 10 गुण वीर्य विपाक ये सारे द्रव्य में रहते हैं, ठीक है, तो द्रव्यों में रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, इनमें जो बलवान होकर रहता है वही अपना कर्म करता है, ठीक है। यानी द्रव्य में रहते तो सभी चीजें हैं, द्रव्य का रस भी रहता है, गुण भी रहता है, उसमें वीर्य भी, लेकिन इसमें जो बलवान होता है वही अपने शरीर में कार्य करता है, ठीक है। अब रहा तो अमल भी है ना, तो अमल क्यों नहीं कार्य किया, क्योंकि वीर्य जो शीत है, वीर्य इससे बलवान है, इसलिए वीर्य ने कार्य किया। तो इसलिए कहा गया कि द्रव्य में रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव जो तीनों रहते, लेकिन इसमें जो बलवान होता है वही अपना कर्म, वह दूसरे को दबाकर शुभ और अशुभ कार्य करने में कारण होता है, ठीक है। वो दूसरे को दबा देता है और जो है शुभ और अशुभ कार्य करने में जो है वो कारण होता है, ठीक है। वो दूसरे को दबा देता है, उसके बाद वो बॉडी में कार्य करता है, उसके बाद बॉडी में एक्शन करता है, ठीक है। मान लो कि रस बलवान है तो वो गुण को भी और उसको भी सबको जो है दबा देगा, ठीक है, वो सबको फिर वो रस कार्य करेगा। वीर्य भी ऐसे ही, किसी का मान लो कि वीर्य से कोई काम कर रहा बॉडी में, फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसके वीर्य के कारण है, तो वो वीर्य प्रधान हो गया, ठीक है। तो वैसे ही फिर बताया गया है कि परस्पर विपरीत गुणों का संयोग होने के कारण अधिकांश यह देखा जो जाता है बलवान द्वारा अल्प बल वाला जीत लिया जाता है, यानी विपरीत गुणों के संयोग होने के कारण, ठीक है। जैसे शीत है और ये अमल है, ये विपरीत गुण वाले हो गए, ठीक है। अमल तो उष्ण होता है, ये शीत है, तो इसके कारण देखा जाता है जो बलवान होता है उसको अल्प बल वाला जीत लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे आगे चलोगे तो और चीजें समझ में आती रहेंगी। रस आदि का स्वाभाविक बल, ठीक है। लिखा कि रस की समानता होने पर कभी कभी रस को विपाक जीत लेता है, रस और विपाक को वीर्य जीत लेता है, रस विपाक वीर्य को प्रभाव जीत लेता है। ये कब होता है, जब बल समान हो, ठीक है। अब मान लो कि रस बहुत ज्यादा बलवान है तो फिर रस ही जीतेगा, लेकिन अगर रस, वीर्य, विपाक, ठीक है, रस, वीर्य, विपाक, अगर ये तीनों सेम बल वाले हो, इनमें सेम बल हो, और प्रभाव भी लिख देते हैं, ठीक है, इनमें सेम बल है तो जीतेगा कौन, प्रभाव, फिर द्रव्य प्रभाव से कार्य करेगा। यानी रस से ज्यादा प्रधान वीर्य, वीर्य रस से विपाक, विपाक से वीर्य, और वीर्य से प्रभाव ज्यादा होता है, देखा ना। रस की समानता होने पर विपाक जीत लेता है रस को, रस और विपाक को वीर्य जीत लेता है, और रस, विपाक और वीर्य तीनों को प्रभाव जीत लेता है। यानी किसी एक द्रव्य में रस भी, वीर्य भी, विपाक भी, ठीक है, अगर तीनों समान है तो उसका प्रभाव काम करेगा, उस द्रव्य का जो प्रभाव होगा वही बॉडी में एक्शन करेगा, ठीक है। मान लो कि रस समान है, विपाक समान है, दोनों का समान बल है तो विपाक काम करेगा, तो इसलिए उसको स्वाभाविक बल है। अब प्रभाव का वर्णन कहा, अब देखो, अब मैं इसको आपको समझा सकूंगा प्रभाव क्या है, क्या मतलब है। एग्जाम्पल आ गया ना, एग्जाम्पल देके चीजें समझ में आती है, ठीक है। और मैंने कहा कि थोड़ा सा जैसे आगे आगे बढ़ोगे तो पीछे पीछे वाली चीजें आपको समझ में आती जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आगे एग्जाम्पल दिए होते हैं, बताए होते हैं। अब देखो, अब 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, प्रभाव का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी बार सप्ली में आया था, आपके प्रभाव क्या है। तो लिखा है कि रस आदि साम्यते यत क्रम, रस आदि समान होने पर यत क्रम विशिष्टम, जो विशिष्ट क्रम किया जाता है, तत् प्रभावजम, उसको प्रभाव कहते हैं। यानी रस, विपाक आदि की समानता है होने पर उन द्रव्यों के द्वारा जो प्रमुख कर्म होता है उसमें प्रभाव ही कारण है, ठीक है। यानी आप रस भी, वीर्य भी और विपाक भी ये समान बल वाले हैं, फिर उसके बाद जो द्रव्य कार्य करता है वो प्रभाव होता है, जैसे कि दंती है, ठीक है, दंती और चित्रक, ठीक है, ये 2 द्रव्य ले लिए, दंती और चित्रक। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं प्रभाव का, ध्यान से सुनना प्रभाव कैसे कार्य करता है, ठीक है। ये दंती और चित्रक है, इसके जो है रस और विपाक दोनों सेम होते हैं, रस भी, विपाक भी, और दोनों उष्ण विधि है, दोनों उष्ण विधि है, यानी सेम रस, गुण, वीर्य, इनके मतलब सॉरी
रस, हाँ, गुण वीर्य विपाक में सेम, देखा ना, ये रस और विपाक में जो है वो समान होती है, तो इनको एक जैसा काम करना चाहिए, जबकि एक जैसा काम नहीं करते हैं। लिखा क्यों? क्योंकि दंती विरेचक होती है, ठीक है, दंती विरेचक होती है, ठीक है, चित्रक विरेचक नहीं होता। विरेचक मतलब मल को निकालने वाली होती है, चित्रक ऐसा नहीं करता है। जबकि रस भी सेम है इनके, ठीक है, विपाक भी इनका सेम है, वीर्य भी सेम है, तो काम भी तो सेम करने चाहिए, लेकिन अलग देखा जाता है काम में विशिष्टता देखी जाती है, अलग अलग देखा जाता है, तो कहते हैं कि ये दंती का जो है अपना प्रभाव है कि वो विरेचक है, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रभाव। यानी जब रस आदि में समानता होने पर भी जो जो प्रमुख कर्म होते हैं उनको उनमें प्रभाव ही कारण, ठीक है। फिर दूसरे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, कि मुनक्का द्रव्य, ठीक है, के रस और महुए जो है वो समान होते हैं, ठीक है, जबकि मुनक्का जो है मधुर विरेचक होता है, ठीक है। घृत के रस गुण भी और दुग्ध के समान होते हैं, फिर भी दुग्ध अग्निदीपन होता है, ठीक है। लिखा ना, घृत शिरस्य दीपनम, इनके भी रस समान होते फिर भी वो दीपनम होता है, वो विरेचक होता है। तो इसके अनुसार बताया गया है, एग्जाम्पल देके बताया गया है कि इसमें जब ऐसा होता है और कर्म विशेष कोई करता है उसको प्रभाव कहते हैं, ठीक है, उसको जो है वो कर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब द्रव्य आदि के कर्म, ठीक है, पढ़ लेते थोड़ा सा, लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो लिखा है कि इस प्रकार इस अध्यायों में द्रव्यों के द्रव्यगत रस, उसके गुण, वीर्य, विपाक तथा प्रभाव के कर्मों का सामान्य रूप से वर्णन कर दिया गया है। फिर भी द्रव्यों के कर्मों में अनेक प्रकार के भेद देखे जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में पंच महाभूतों के लक्षण ही उसके मूल कारण होते हैं। प्रत्येक द्रव्यों की रचना में पंच महाभूतों का संयोग होता है, किंतु यह संयोग सब में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, अतः प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे के द्रव्य से भिन्न होता है, ठीक है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार का, कोई जलीय है, कोई लिक्विड है, कोई ज्यादा ठोस है, उसकी कंसिस्टेंट जो आपने पढ़ा ना सॉलिड स्टेट, इससे पहले पढ़कर, सब है तो सॉलिड ही, लेकिन सब में अलग अलग स्ट्रक्चर है। वैसे ही ये है कि वो उन्होंने रिसर्च करके बताया, हमारे आचार्यों ने पहले बताया कि जो पंच महाभूतों का संयोग, उसके अंदर जो पंच महाभूत होते हैं उनका संयोग भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, इसीलिए वो द्रव्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है, ठीक है। ये द्रव्य आदि के कर्म में आ गया, ये आपको जो है, अब फिर से एक एग्जाम्पल दिया है, भिन्नता के उदाहरण फिर से दे दिया है, ठीक है। गेहूं और जौ दोनों स्वाद में मधुर होते हैं, तथा गुरु होने पर भी गेहूं वात विकार का शमन करता है और जो वात कारक होता है, ठीक है, दोनों रस में मधुर हैं, ठीक है, लेकिन गेहूं जो है वो गुरु होने पर जो है वो वात का शमन करता है, और जो है जो वात है, तो दोनों सॉलिड ही ना, लेकिन इनकी अलग अलग कंसिस्टेंसी है, ठीक है। आगे भी नेक्स्ट भी ऐसे ही दिया गया, सबको ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो, मत्स्य स्वादु रस युक्त और गुरु गुण युक्त होने पर भी उष्ण कहा गया है, ठीक है, मधुर होने के बाद भी मत्स्य जो है वो उष्ण वीर्य है उसका। उसी समान रस और गुण से युक्त दुग्ध जो है शीत वीर्य है। वही रस, जैसे मत्स्य के जो रस हैं और वही गुण है, लेकिन मत्स्य जो है वो उष्ण वीर्य है, ये जो है वो शीत वीर्य है, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग चीजें बताई गई हैं, तो वो कहा गया है कि ये किस पे डिपेंड करता है, ये पंच महाभूतों के जो संगठन है, ठीक है ना, सब में संयोग भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, अतः प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है, ठीक है। ये सब है तो दोनों सॉलिड, रस भी एक है, लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं। तो मैंने बताया ना, कोई रस से कार्य करता है, कोई वीर्य से। अब जैसे मत्स्य है, मछली खाने से, और दुग्ध मान लो दुग्ध है, ठीक है, ये शीत वीर्य है, इन दोनों के गुण तो समान है ना, लेकिन वीर्य अलग अलग है, तो ये वीर्य से कार्य कर रहा है, ये उष्णता से कार्य कर रहा है, दुग्ध जो है ये अपने वीर्य से कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बताया गया, कोई गुण से कार्य करता है, कोई रस से कार्य करता है, लेकिन कर्ता किससे करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये उसके बल पे डिपेंड करता है। मान लो रस बलवान है, वीर्य और विपाक से, तो रस कार्य करेगा। तीनों सेम है तो प्रभाव कार्य करेगा, ठीक है, मतलब तीनों चारों सेम है, सेम बल है तो प्रभाव कार्य करेगा। अगर इनमें से कोई भी बलवान है तो वो कार्य करेगा। वो कार्य कहाँ, बॉडी में, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होगा वो बॉडी में होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और भी, और ये भिन्न भिन्न द्रव्य बताते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्य का मतलब ये एक दूसरे से भिन्न है, तो लिखा है कि क्यों भिन्न है, वही ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन संयोग में ये पंच महाभूतों का संयोग होता है, और संयोग में सब में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, अतः प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे से जो है वो भिन्न होता है,
ठीक है, तो ये जो 7वां अध्याय आपका समाप्त हो गया। अब पढ़ते हैं 8वां अध्याय क्या दिया गया। अच्छा 9वां अध्याय समाप्त हो गया क्या? 9वां चैप्टर था क्या? बीच में मिस तो नहीं हो गया? हाँ 9वां तो 10वां देखो। अब जो रस पढ़े हैं आप लोगों ने, अब उसके रस के कर्म है। देखो रस भेदीय अध्याय व्याख्या 10वां अध्याय रस भेदीय अध्याय है। ठीक है, रस भेद, रसों के भेदों का वर्णन है, वो रस बॉडी में क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो रस कितने होते हैं पहले पढ़ के आए हैं हम लोग, कितने होते हैं रस? 6 सर 6। ठीक है, अब लिखा कि मधुर आदि रसों की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, मधुर आदि रसों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो लिखा है कि मधुर आदि रसों की उत्पत्ति दो दो महाभूतों की प्रधानता के कारण मधुर आदि रसों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मधुर आदि, श्लोक बहुत पजल हो जाओगे इसमें, नहीं ये याद होगा, इतना बड़ा वर्ड कैसे याद करोगे। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको हिंदी में समझा देता हूँ। ठीक है, लिखा है कि मधुर आदि रसों की जो है उत्पत्ति दो दो महाभूतों की प्रधानता के कारण होते हैं। जैसे पृथ्वी और जल तत्व से मधुर रस बनता है। ठीक है, पृथ्वी और जल से मधुर रस। अग्नि व पृथ्वी तत्वों की प्रधानता से अमल रस बनता है। जल व अग्नि तत्वों की जिसमें प्रधानता होगी उससे लवण रस बनेगा। आकाश व वायु की प्रधानता से तिक्त रस बनता है। और अग्नि तथा वायु तत्वों की प्रधानता से कटु रस बनता है। पृथ्वी और वायु तत्वों की प्रधानता से कसाय रस बनता है। अब इसको याद करते हैं। ठीक है, अब इसको याद करते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एक मिनट, पहले लिखेंगे जे पी जे। ठीक है, फिर 3 बार वात लिखेंगे। ठीक है, जे पी, जे से मतलब जल, पी से मतलब पृथ्वी। ठीक है, जे से मतलब जो है वो जल होता है, पी से पृथ्वी, जैसे इसे जल, और ये तीनों वायु। देखो याद करने का तरीका बता देता हूं। ठीक है, तो जे पी जे 3 बार बात। अभी पढ़ेंगे कि किस किस महाभूत से मिलके कौन सा रस बना। ठीक है, तो जल, पृथ्वी, जल और 3 बार वायु। ठीक है, और पृथ्वी पर आजकल तो पाप बहुत बढ़ गया, तो इधर लिख देंगे पाप, पी ए। ठीक है, ए और लास्ट में पी। ठीक है, पाप हो गया ना, पी, फिर ए 4 बार है, पी, पाप बोलते हैं इसको। ठीक है, और पाप में नीचे जो है वो पृथ्वी है, नीचे वाला ये जो है ये पृथ्वी है, नीचे वाला ये पृथ्वी। ठीक है, और ये 4 जो है ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर, नीचे पृथ्वी ऊपर आकाश, ऐसे ही तो है, नीचे पृथ्वी है ऊपर आकाश है। और 3 ए ये अग्नि, और फिर पृथ्वी। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना स्क्रीन पे, यही यही बात मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, रुको जरा, ध्यान से, ये श्लोक बहुत आसान है याद करना। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे जे। ठीक है, फिर पी, फिर जे। ठीक है, फिर 3 बार वात, वात, वात यानी वायु। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद लिखेंगे पाप, पी। ठीक है, ये 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 ये। ठीक है, समझ आ गया, ये आपके जो है वो रसों का भौतिक समतल है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। पी नहीं आएगा? हाँ हाँ आएगा, रुको जरा, टाइप कर रहा हूँ ना। ये एम नहीं याद करना आपको, ये मधुरी याद करना आपको, मैं डिनोटेड वर्ड है ये सिर्फ है। ठीक है, कभी आप एम लिख दो ना। ठीक है, तो ये हमने याद किया। ठीक है, इसमें क्या है,
ठीक है, इसमें क्या है कि ये जल है, ठीक है, दूसरे वाला पृथ्वी है, ये जल है, जैसे जल वैसे पृथ्वी, ठीक है। ये पाप हो रहा है इधर, ठीक है, पीछे पृथ्वी, नीचे पृथ्वी है सबसे, वो पृथ्वी के ऊपर क्या रहता है, आकाश, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर रहता है आकाश, ठीक है। ये तीनों अग्नि है, ए से अग्नि, ठीक है, ऊपर वाला पृथ्वी हो गया, ये तीन जो है वो वायु, ठीक है। अब इसको सीरीज से लिख देंगे, रस मधुर अमल लवण कटु तिक्त कसाय, ठीक है। एम से मधुर लिखा है, ए से अमल लवण कटु तिक्त कसाय। अब श्लोक पढ़ो तुम, ठीक है। अब अपनी बुक में देखो, स्क्रीन पर मत देखो, अपनी बुक में देखो क्या लिखा है। मधुर वाले में कौन सा है बताओ, ये लिख लिया ना आपको, मधुर वाले में कौन सा, देख के बताओ क्या क्या महाभूत प्रधान है मधुर में। मधुर रस, पृथ्वी और जल। तो हमारा लिख दिया ना हमने, पृथ्वी और जल, जे प्लस पी, पृथ्वी और जल, ठीक है। तो हो गया अपना एक, उसके बाद जल प्लस पृथ्वी लिख लो, पृथ्वी पृथ्वी और अग्नि। पृथ्वी और अग्नि, ये देखो अमल रस में पृथ्वी और अग्नि, पी प्लस ए आया ना, पृथ्वी और अग्नि अमल रस में, ठीक है। लवण रस में क्या है, जल प्लस जल अग्नि। और अग्नि। जल और अग्नि। हमने भी जल और अग्नि लिखा है, ठीक है। और कटु में क्या है, वायु और वायु अग्नि। और अग्नि। हमने भी वायु और अग्नि लिखा है। और तिक्त में क्या है, वायु और और आकाश। आकाश। हाँ देखो, ये नीचे कहा था ना मैंने कि नीचे पृथ्वी ऊपर आकाश, ये आकाश वाला है, ठीक है। वायु और आकाश हो गया। और कषाय में क्या है, वायु और पृथ्वी। पृथ्वी और वायु। वायु और पृथ्वी, तो हमने भी यही लिखा, वायु और पृथ्वी, ठीक है। समझ आ गया, अब याद हो गया ना। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने काम पे। चलो, कहाँ गया श्लोक, तो देखो, ये मधुरादि रसों की उत्पत्ति है, इन महाभूतों से ये जो है मधुरादि रस उत्पन्न होते हैं। अब लक्षण है, ठीक है, मधुर रस क्या करता है, ठीक है। तो मधुर रस के लक्षण है, मधुर कैसा होता है उसके लक्षण दिए। तेसाम विद्यात रस स्वादु, स्वादु का मतलब मधुर रस। मधुर रस वह है यो वक्त्रम अनुलिम्पति, वक्त्रम होता है मुख, अनुलिम्पति उसको लेप देता है, यानी मुख को चारों ओर से जो लेप देता है, ठीक है। आस्वाद मानो देहस्य आह्लादनो अक्ष प्रसाद में, ठीक है, जो देह में जो स्वाद मिलते, लिखा ना आस्वाद मानो, जिसका स्वाद मिलते ही देहस्य आह्लादनो, देह में खुशी मिलती है, मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। अक्ष प्रसाद और इंद्रियां भी प्रसन्नचित होती हैं। प्रिय, जो प्रिय होता है, पिपलिका आदि ना, जो पिपलिका होती चीटियां, चीटियां आदि का जो है, जो क्या होता है, प्रिय होता है, उसको मधुर रस बोलते हैं, ठीक है। ये मधुर रस के लक्षण है। अम्ल रस क्या करता है, छालियते मुखम, मुख को छालन कर देता, धो देता है, ठीक है। उसके बाद हर्षणु, दंत हर्ष कर देता, हर्ष कर देता, दांत इकट्ठा हो जाते हैं ना। रोम दंत अक्षी भ्रू निकोचन, ठीक है। और लिखा है कि वो रोम रोमांच करता है, दंत दंत हर्ष करता है। हर्षण, ये दो इस शब्द के साथ जुड़ा, हर्षणो रोम, रोम हर्ष कर देता, रोमांच कर देता है, और जो है दांतों को खट्टे कर देता है, दंत हर्ष कर देता है। दंत हर्ष का मतलब होता है दांत जैसे खट्टे हो जाते हैं ना, मतलब ज्यादा वो खट्टा खाने से। उसके बाद अक्षी भ्रू निकोचनम, ठीक है, अक्षी आंखें और भ्रू इनको संकुचित करता है। कभी देखी होगी ना वो एक बच्चे को नींबू जो है वायरल होती हुई थी बहुत ज्यादा वीडियो, ठीक है, वो यही, उसकी आंखें भी बंद हो जाती है और भों को भी संकुचित कर लेता है, ये अमल रस के लक्षण है, ठीक है। वो तो ये अमल रस के लक्षण है। उसके बाद लवण रस खाने से, तो लवण रस स्यंदत आश्यत है, मुख से श्राव होने लगता है, ठीक है। लवण रस खाने से मुख से लाला श्राव होता है। कपोल गल दहाकृत, और अत्यधिक जब लवण रस खाते हैं, कपोल और गले के भीतर जो है वो जलन पैदा होती है। तिक्त रस, ठीक है, तिक्त रस, तो लिखा है कि विशुद्धते आश्यत्वम, मुख का भाग स्वच्छ हो जाता है। रस प्रतिहंति च, और वो क्या कर देता है, रस प्रतिहंति, रसन मतलब जीवा को, प्रतिहंति उसका कार्य रोक देता है, ठीक है। वो क्या कर देता है, कुछ समय के लिए जीव अन्य रस को खाने की जो है अयोग्य कर देता है, अन्य रसों का स्वाद नहीं आता कुछ समय के लिए। कटुरस, कटुरस कड़वी होती है मिर्च, ठीक है, मिर्च ये जो है कड़वी होती है, कटु, ठीक है, ये जो है वो कटु होती है, मिर्च को कटु बोलते हैं, कटु रस होता है मिर्च में।
जो लाल मिर्च लिखी है, इधर मरीच लिखी है। मरीच मतलब कटु। जो मिर्च खाने से लक्षण होते हैं वो सारे कटु रस के लक्षण है। उद्वेजयति, उद्वेग, आगे वाला भाग उद्विग्न कर देता है, ठीक है, बिल्कुल उद्वेग हो जाता है आगे वाले भाग में, जल जाता है बिल्कुल, ठीक है। जीवा, अग्रम जीवा के आगे वाले। कुर्यात चिमचिमा कटु, ठीक है, चिमचिमाहट वेदना करने लगता है, जीभ में चिमचिमाहट होती है, टिंगलिंग सेंसेशन को बोलते हैं चुनचुनाहट, चिमचिमाहट, ठीक है। श्राव्येत अक्षी, ठीक है, आंखों से नाश्य, आशा, आशय मतलब मुख, ठीक है, यानी आंखों से, नाक से और मुख से श्राव्यते, श्राव होने लगता है, पानी बहने लगता है। कपोलो दहत्य, कपोल में जो है, कपोल यानी गालों में जो है वो दहा होने लगता है, ठीक है। तो ये लक्षण कटु रस के हैं। कसाय रस के, जैसे जामुन, अब यहाँ लिखा हरित की आंवला, आपको मैं और भी आसान बता, जैसे जामुन खाते हैं ना जब तक, वो कसाय रस वाले होते हैं। जाड़ियत जीवा, जीवा को जड़ कर देता है। कंठ स्रोतो विबोधनम, कंठ और स्रोतस का अवरुद्ध कर देता है, ठीक है। देखा ना कभी जामुन खाते हुए गला बिल्कुल जकड़ जाता है, वो कसाय रस के लक्षण, तो वो रस कसाय है, ठीक है। तो ये जो है रसों के स्वरूप का वर्णन कर दिया गया है, कैसे कैसे रस होते हैं। अब इनका कर्म करेंगे, ठीक है, वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अब पूछना हो आप पूछ सकते हो मेरे से कुछ, मधुर रस का कर्म। सर आंवला तो उसमें अमल में भी तो आ सकता है। हाँ तो आ सकता है, अरे वो बहुत मेन अमल रस, प्रधान, आंवले में पांचों रस होते हैं, अमल प्रधान होता है, ठीक है। लवण रस वर्जिता, लवण रस को छोड़कर पांचों रस होते हैं, लेकिन अमल प्रधान होता है, ठीक है। जैसे कि वो है मद्य, मद्य में भी पांचों रस माने हैं, ठीक है। मद्य मतलब शराब में पांचों रस होते हैं, लेकिन एक लवण नहीं होता है, इसीलिए लवण खाया जाता है उसके साथ, ताकि षड्रस युक्त हो जाए, ठीक है। और चीज जैसे रसोन है, उसमें अमल रस नहीं होता, लसोन, रसोन बोलते लहसुन को, उसमें अमल रस नहीं होता है, बाकी पांचों रस होते हैं, ठीक है। और पूछो, समझ आ गया अब? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया, थोड़ा थोड़ा करोगे हो जाएगा, और वो वर्ग करते रहना भाई, ठीक है। एक 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 दो दो दरवे, पांच पांच भी करोगे तब भी लास्ट तक तो रट जाएंगे वो। हर रोज के दो भी उठाओगे, आज भाई जौ पढ़ने, आज गेहूं पढ़ने, आज किसी का मांस पढ़ना, तो भी वो पूरे हो जाएंगे। एक साथ उस चैप्टर को कभी भी नहीं पढ़ा जाता है, ना ही उसको पढ़ना कभी एक साथ। जब पेपर के लिए भी रिवीजन कर रहे हो तो भी नहीं पढ़ना होता उसको, एक एक करके बिल्कुल याद हो जाएंगे, एक एक दो दो रोज को उठाना और उसको करना, कभी उसको भूल जाओ ना उधर। और मैं हर रोज ये याद दिलाता रहूंगा आपको, ना करो तो आपकी गलती है, ठीक है। वो हमेशा याद भी वो ऐसे ही होता है, वो जनरल नॉलेज आपकी जीके है वो। कोई पूछ ले भाई ये क्या करता है बॉडी में, बताओ जरा, क्या रस गुण वीर्य विपाक होता है इसका, क्या प्रभाव करता है वो बॉडी में। और बोलो। हम्म, 35 लोग, बाकी कहाँ गायब रह जाते तुम्हारे? दो जरा इन 35 के अटेंडेंस, 35 लोगों की अटेंडेंस दो जरा, भेजो। सर सर सेकंड चैप्टर बताना एक बार, सेकंड सेकंड दिनचर्या में। क्या बताना है उसमें? सर इसमें जो ये लास्ट में, ये स्टार्ट लास्ट में कहाँ गए, ये संभाव का निर्देश, ये हिंदी में पढ़ना जरूरी है? क्या क्या मतलब?
सेकंड चैप्टर सर, उसमें ये उपकार का निर्देश दे रखा है, संधान तो का। पढ़ लो, अच्छी बात है, हिंदी में पढ़ने में क्या जाता है, अच्छी बातें पढ़ो घर पे बैठ। मतलब याद करनी जरूरी है। याद करने नहीं, वो पढ़ने हैं, जीवन में अपनाना उनको, जो अच्छी अच्छी बातें बताइए। ये व्यायाम के निषेध दे रखे हैं इसमें। हाँ, ये तो याद करने ये, होंगे, कहाँ कहाँ नहीं करना है व्यायाम, बिल्कुल। फिर सर ये बता दो ना यहाँ से स्टार्टिंग से। क्या बताऊं, बोलो, मैंने तो पूरा चैप्टर पढ़ाया है तुमको, अब क्या बताऊं मैं? इसमें खोल लो चैप्टर। अरे तो मैंने तो पढ़ाया, तुम बताओ, मुझको बताओ कि मुझे क्या बताना है, वो मैं तुमको बताऊंगा। ये दत्तवन का निषेध पढ़ना है सर, याद बिल्कुल करना पढ़ना है। है, बिल्कुल, श्योर। याद भी करना है। जी बिल्कुल। और ये तंबाकू सेवन निषेध, तंबाकू बिल्कुल सेवन बिल्कुल विधि। बिल्कुल याद करना है। तांबुल बोलते हैं उसको, तंबाकू नहीं, वो तांबुल वर्ड है। ओके सर। हम्म, ये अभ्यंग वाला सर। बिल्कुल। ओके सर। उसमें ये सिर्फ कुछ चीजें, बाकी सब चीजें याद करनी है जो आचार से रिलेटेड चीजें हैं। आचार मतलब जो आहार, मतलब विहार, हमको कैसे जो है मतलब रहना चाहिए, वो वाली चीजें सिर्फ वो करनी है। दूसरों का सम्मान करना चाहिए, जो ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें ना, वो हिंदी में सिर्फ पढ़नी है। बाकी उससे पहले वाले दिनचर्या के रिलेटेड, जैसे दंत धावन है, जीवा निर्लेखन है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है, व्यायाम है, ये सब याद करना है। सर इसमें स्नान का निषेध भी दे रखा बिल्कुल है, ये बिल्कुल भी बिल्कुल, निषेध याद होना चाहिए, किसको नहीं करना है। सुख का साधन, ये यहाँ से पढ़ने हैं सर। हाँ बिल्कुल। भोजन कर्तव्य तक याद करने हैं, इतना हम्म, ही। ओके सर। 2 आ गई क्या फिजियोलॉजी में? 2 पढ़ रहे तुम, वात पित्त कफ, वेद वूद आ गए क्या? यस सर सर। चल रहा है। पूरा चैप्टर फिर से आएगा, देखो इधर, ये 11वां चैप्टर खत्म हुआ ना, तो 12वां चैप्टर उन्हीं का है। ये कटु रस के कर्म, ये सभी रसों के कर्म आएंगे। उसके बाद 12वां चैप्टर जहां से शुरू होगा, ये लक्ष्य, वो भी बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं। ये देखो, ये फिर से आएंगे 2 आदि विज्ञानीय अध्याय में। रस आदि धातुओं के क्या कर्म हैं, दोषों के क्या कर्म हैं, उसके बाद मलों के क्या कर्म हैं, और उसके बाद वात वृद्धि के क्या लक्षण हैं, तीनों वृद्धियों के, फिर धातुओं की वृद्धि के क्या लक्षण हैं। उसके बाद ये देखो, इसमें है या इससे अगले वाले में, हाँ ये धातुओं की वृद्धि के लक्षण है, ये क्षय के लक्षण है, जब धातु क्षय हो जाता है या दोष क्षय हो जाता है। ठीक है, मल क्षय के लक्षण है। वात के स्थान, कौन कौन से वात आदि के विशिष्ट स्थान है। चिकित्सा है, फिर से सब चीजें फिर से आएंगी 200 के बारे में, इस वाले नेक्स्ट चैप्टर से। सब वृद्धि के लक्षण, सब चीजें बाद में आएंगी। ये वाला अध्याय, इसमें वात पित्त कफ के भेद हैं शायद नेक्स्ट वाले में, दोष भेदी अध्याय। हाँ ये रहा, वात के प्रमुख स्थान कौन से हैं, ठीक है, पित्त के प्रमुख स्थान कौन से, ये सब पढ़ के आओगे ना, फिर से ये याद करने, पूरा चैप्टर है। ठीक है, कफ के स्थान कौन से हैं, वात के 5 भेद, ठीक है, उदान वायु का वर्णन, व्यान वायु, सम्मान वायु, ठीक है, अपान वायु, पित्त के 5 भेद, पूरा चैप्टर है वात पित्त कफ का, फिर से रंजक पित्त का। ठीक है, पढ़ा है ये ना, पढ़ा होगा ना जरूर।